बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम है कि आपके स्वास्थ्य की चिंता आप तो करते ही हैं, लेकिन हम भी करते हैं। और हम आपके स्वास्थ्य की जब चर्चा करते हैं और चिंता करते हैं तो हम किसी न किसी ऐसे डॉक्टर को जो आपकी किसी बीमारी से संदर्भित होता है अपनी स्टूडियो में बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। आपके सारे सवाल हमारे पास पहले से ही हमने इकट्ठे कर लिए हैं और आज ईएनटी पर बात करेंगे। ईएनटी विशेषज्ञ जो चिकित्सा शास्त्र की जानी मानी डॉक्टर हैं रचना जैन, उनको हमने आपकी अदालत में आज बुलाया है आपसे रूबरू होने के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करने के लिए। तो सबसे पहले रचना, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं कि आप हमारे बात आज की चैनल पर आए और आप हमारे दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं। जितने भी सवाल आपसे जुड़े हुए हैं रचना जी, हमने पहले से दर्शकों से मांग लिए थे कि ईएनटी के जितने भी सवाल हैं वो आप बताएं। इससे पहले कि मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में क्या जानती हैं। मैं आपके बारे में क्या जानता हूँ वो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप बताएं कि आप कहाँ की रहने वाली, आप बॉम्बे की रहने वाली हैं, किस तरीके से आप बॉम्बे से अजमेर का सफ़र आपने तय किया और किस तरीके से कौन कौन सी एजुकेशन आपने ली। मैंने मेरा MBBS DY पाटिल मुंबई से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रैंट मेडिकल कॉलेज जिसे JJ हॉस्पिटल्स कहते हैं, और DNB और DORL दिल्ली से किया है। और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था ENT में ही, क्योंकि बहुत ही छोटा सा एरिया होता है तो अच्छा स्पेशलाइजेशन करना होता है, स्पेशलाइज्ड वर्क करना होता है, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। नहीं, आपको फेलोशिप भी मिली है, आपको गोल्ड मेडल भी मिले, आप सब बताइए ना जी। मैंने स्पेन बार्सिलोना से कॉकलियर इम्प्लांट के लिए फेलोशिप की है डॉक्टर पेड्रो क्लैरोस के साथ, जिन्होंने करीब 1500 कॉकलियर इम्प्लांट किया है। और हम करीब 1 महीने के बच्चे में भी दोनों कानों में एक साथ सर्जरी किया करते थे। और जब उनके पेरेंट्स बच्चों को बाद में स्पीच थेरेपी के बाद लेकर आया करते थे, उन्हें देखकर इतनी खुशी होती थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, जो सुन पाते और वो नॉर्मली बोल पाते थे। तो ये कौन सा प्लांट होता है? मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ उस बारे में। कॉकलियर प्लांट है जी। तो वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। जो बच्चे जन्म से सुन नहीं पाते उनके लिए इस तरह के कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरीज की जाती हैं। और क्योंकि बोलना भी सुनने पर आधारित होता है तो दोनों का कनेक्शन होता है। उन बच्चों में जिनमें बिल्कुल भी हियरिंग नहीं होती और वो हियरिंग एड के बाद भी नहीं सुन पाते, ऐसे बच्चों के लिए हमें कॉकलियर इम्प्लांट करना होता है, जिसमें अंदर वाले कान के अंदर इस मशीन को फिट कर दिया जाता है, जो आवाज़ को रिसीव करके इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह ब्रेन तक पहुंचाती है, जिससे बच्चे सुनते हैं। और फिर हम उन्हें स्पीच ट्रेनिंग देते हैं जब वो बोल पाते हैं। और ऐसे बच्चे आज आपको जानकर खुशी होगी कि नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ सकते हैं। रचना जी, आप फ्रांस, स्विट्जरलैंड और कई देश, जर्मनी, कई देशों से की एजुकेशन से जुड़ी हैं, आपको कई अवार्ड मिले हैं, कई आपने ट्रेनिंग्स की हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने जर्मनी में वॉइस पर फेलोशिप की थी। वॉइस आजकल बहुत बड़ा फील्ड है। आजकल कई लोग, जैसे हम जन्म से जेंडर हमारा मेल है, बट हम चाहते हैं बड़े होने के बाद कि हम फीमेल होना चाहते हैं, तो उसके लिए वॉइस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमने उस तरह की सर्जरीज भी की थी। ये मैंने जर्मनी में सीखा। स्विट्ज़रलैंड में मैंने जिस हॉस्पिटल में काम किया था वहाँ पर एयरवे में काम करते हैं आजकल, स्पेशली न्यू बॉर्न्स। और क्योंकि हम गायनेक में भी बहुत एडवांसमेंट है, पीडियाट्रिक्स में बहुत एडवांसमेंट है, तो हम छोटे छोटे जो अर्ली फॉर एज या कम वेट के बच्चे हैं उनको भी सर्वाइव करवा लेते हैं। तो उनके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, उनके एयरवे नॉर्मली बने नहीं होते हैं, तो उनको ठीक करके उन बच्चों को बचाने के लिए जो सर्जरीज करते हैं वो मैंने वहाँ से सीखा। और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा में। मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा इसलिए क्योंकि आजकल जिस तरह से व्हीकल्स की स्पीड्स बढ़ गई है तो एक्सीडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं, और जो पहले बुक्स में डिस्क्राइब था उससे भी बढ़कर ट्रॉमा आता है। फेस चकनाचूर मिलता है, कई तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं। वैसे तो फ्रैक्चर्स फुल बॉडी के तो ऑर्थोपीडिक्स में आते हैं, पर फेस वाले फ्रैक्चर्स हम ENT भी करते हैं, और मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था। और लकीली मेरे हस्बैंड ऑर्थोपेडिशियन हैं, सो वो भी ये काम करते हैं, तो हम दोनों को इस तरह का इंटरेस्ट है। हाँ दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रचना जैन के जो हस्बैंड हैं डॉक्टर दीपक जैन, जिनका हमने पिछली बार इंटरव्यू लिया था, वो ऑर्थोपेडिशियन है और मित्तल हॉस्पिटल में ही है। आप भी मित्तल हॉस्पिटल के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ENT हैं। ENT नाक कान गला, जी ठीक है ना, नाक कान गला, तो इसकी बीमारियां क्या क्या होती हैं पहले तो ये बताइएगा। जी।
जैसे कान से रिलेटेड सुनने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पर्दे में छेद हो सकता है। कान के दो फंक्शन होते हैं, सुनना भी और बॉडी का बैलेंस भी। तो चक्कर भी कई बार कुछ पेशेंट्स को कान की वजह से आ सकते हैं। और क्योंकि कान की इंपॉर्टेंट लोकेशन है, कान के जस्ट ऊपर ब्रेन होता है और उसके कान के पीछे ब्लड वेसल्स होती हैं और जस्ट नीचे नेक होता है, तो बहुत सराउंडिंग एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इस तरह की सारी सर्जरीज को हम भी आजकल करते हैं। नोज़ में आजकल क्योंकि एंडोस्कोपिक वर्क आ गया है, तो हम ब्रेन को भी पहुंच सकते हैं और ब्रेन के ट्यूमर्स भी कई न्यूरोसर्जन के साथ मिलके आजकल हम एंडोस्कोपिकली ऑपरेट करते हैं, बाहर से कोई चीरा नहीं होता। गले में जैसे आवाज़ चेंज हो जाना, टॉन्सिल्स की सर्जरी, थायराइड की सर्जरीज और हेड नेक या गले के कोई भी कैंसर्स होते हैं उनको भी हम ऑपरेट करते हैं। तो ENT का ये चलिए, नाक कान गला, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जैसे कान के बारे में आप ये होता है कि कान में बहरापन, अजमेर के अंदर लगभग मैं समझता हूँ कि 10,000 लोग ऐसे हैं जिनको कान से कम सुनाई पड़ता है या लोग बहरे हो जाते हैं, जिसे कहते हैं कि बहरा है क्या। तो वो बहरापन क्यों आता है और बहरेपन के किस एज से होता है, उसके क्या इलाज है, क्या ऑपरेशन के बगैर भी इसका इलाज हो सकता है? जी, बहरापन हर उम्र में पाया जा सकता है, जन्मजात भी हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है और बुजुर्गों में भी पाया जा सकता है। जन्मजात जो होता है वो कई बार जेनेटिक होता है, कोई सिंड्रोमिक होता है, तो उसको अलग तरह से ट्रीट करना होता है। आजकल जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट में, उन्होंने भी कंपलसरी कर दिया है कि हर न्यूबॉर्न बेबी की आई चेकअप और हियरिंग चेकअप ज़रूर हो, क्योंकि जितनी जल्दी डायग्नोज होता है उतनी जल्दी उसका इलाज हो सकता है और बच्चा बिल्कुल नॉर्मली सुन और बोल सकता है और नॉर्मल लाइफ जैसे कि बाकी सब जीते हैं वो जी सकते हैं। यंग लोगों में आजकल क्योंकि हेडफोन्स और ईयरफोन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो डायरेक्ट साउंड डिलीवरी इनटू द ईयर होता है पर्दे के बिल्कुल पास, जिससे बहुत जल्दी, जबकि हम पुराने टाइम में 50-60 के बाद हियरिंग लॉस देखा करते थे, आजकल हम यंग लोगों में देखने लगे हैं। और उसकी वजह यही है कि लॉन्ग टर्म लाउड यूज़ ऑफ म्यूज़िक और साउंड, और जैसे शादियों में, फंक्शंस में भी आजकल जो डीजे वगैरह चलते हैं उनकी साउंड डिलीवरी करीब 140 डेसिबल्स होती है, जो ईयर के लिए बहुत ही डैमेजिंग है। तो इससे हम हियरिंग लॉस देखा करते हैं जल्दी, आजकल बढ़ गया इंसिडेंस। और बड़ों में तो एज के साथ जो होता है या फिर कोई डिजीज़, कोई बीमारी की वजह से भी हो सकता है। दोस्तों, आगे मैं कोई सवाल पूछूं इससे पहले मैं आपको आगाह कर दूं। एक बात डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके कान में कोई भी प्रॉब्लम होती है, साउंड संबंधी होती है, साउंड ज़्यादा ज़ोर से साउंड, जो डीजे बजता है, तो आप गांव वाले खास तौर से डीजे में बड़े शौकीन होते हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे, बड़े उम्र के आदमी उससे डांस करते हैं, 2-2, 3-3 घंटे उस डीजे के सामने रहते हैं। तो याद रखिएगा कि आप जो ये कर रहे हैं ना करें, क्योंकि कभी भी कोई लॉस आपके कान को हो सकता है। जिस तरीके से मोबाइल्स का यूज़ होने लगा है, मोबाइल्स के अंदर भी आजकल हम जो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो इतनी साउंड, तेज़ साउंड के अंदर वो डिलीवरी करती हैं, तो आप उसको बजाकर सुनते हैं और लगातार सुनते हैं, कान से लगाकर सुनते हैं, तो ये आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए नाक कान गले के लिए सबसे पहले आप ये सावधान रहें कि इन चीज़ों से बचें, जैसा डॉक्टर साहब ने इशारा किया है। डॉक्टर साहब, नक्सीर, नाक से नक्सीर आ जाती है और ये बीमारी मतलब लगभग सब में है, कोई कोई कभी आ गई, गर्मी से आती है, इसके कारण क्या होते हैं और इसको क्या करना चाहिए एकदम से अगर नक्सीर आए तो? बच्चों में अक्सर नक्सीर आने की वजह ये होती है कि उन्होंने नाक में उंगली डाल के ज़ोर से क्लीन कर लिया, तो आगे ही एक ब्लड वेसल या खून की नस होती है जिस पे कट लग जाता है और उससे ब्लीडिंग हो सकती है। एक 5 साल से 15 साल के लड़कों में अगर हम एक ही नाक से ब्लीडिंग देखें तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वो कोई एक बीमारी को इंडिकेट कर रहा है जिसे हम एंजियोफाइब्रोमा कहते हैं, जो खून की गांठ होती है और वो बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो इसका जल्दी से डायग्नोसिस हो और ट्रीटमेंट हो, नहीं तो वो ब्रेन में भी फैल सकता है और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रीटमेंट। बड़ों में ब्लीडिंग बीपी की वजह से हो सकती है, या कोई नाक में कोई गांठ बन रही है, कोई कैंसर है, कोई और ट्यूमर है जिसका वो इंडिकेटिव हो सकता है, तो उसकी हम एंडोस्कोपिकली और सीटी स्कैन से जांच करके इलाज कर सकते हैं। कई बार रचना जी ये होता है कि आदमी के नाक में से भी खून आ रहा है, कान में से भी खून आने लगता है, इसके पीछे क्या आप सोचते हैं कि क्या कारण हो सकता है? जी, नाक में से खून तो बीपी की वजह से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और क्योंकि कान नाक गला जुड़े हुए हैं तो नाक का इन्फेक्शन कान में ट्रैवल हो सकता है, कान के पर्दे में भी छेद हो जाए, और जब अक्यूट इन्फेक्शन इनिशियली जब शुरुआत होती है तो फिर कान से भी ब्लीडिंग आ सकती है। कान में भी अगर कोई ट्यूमर कुछ बन रहा है तब भी ब्लीडिंग हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी मज़ेदार बात आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये है कि कई बार हम गलती से बच्चों के साथ में हाथापाई कर लेते हैं और हाथापाई करते समय हम ये ध्यान नहीं रखते कि हमने बच्चे के जो चांटा मारा है वो उसके गाल पे ना लगकर उसके कान पर लग गया है और कान का पर्दा फट गया है। कान का पर्दा फटने
क्या होता है और क्या ये ठीक हो सकता है, कैसे ठीक हो सकता है, क्या इसका ऑपरेशन ही ज़रूरी होता है या कोई और इलाज भी हो सकता है? जी, हम कैसे सुनते हैं, आवाज़ हमारे कान में जाती है, पर्दे से टकराती है, पर्दे का कंपन होता है और सुनने वाली हड्डियों का भी कंपन होता है, उससे एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है जो नर्व में जाके ब्रेन तक हमको सिग्नल पहुंचाती है, हम इस तरह से सुनते हैं। अगर पर्दे में कोई चोट लग जाए या पर्दा फट जाए तो वो जो कंडक्शन है या आवाज़ पहुँचना है वो पूरा ठीक से नहीं होगा, तो पेशेंट कम सुनेंगे। कान के पर्दे में छेद होने का मतलब है पर्दे में कहीं तो एक गैप हो जाता है, चाहे वो छोटा भी हो सकता है चाहे बड़ा भी हो सकता है। अगर चोट लगने की वजह से हुआ है तो अक्सर वो 3 या 4 हफ्तों में अपने आप हील हो जाता है, उसको अक्सर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई विटामिन दे सकते हैं जिससे हीलिंग हो सकती है। अगर जुकाम खांसी की वजह से जो परफोरेशन हुआ है और लंबे टाइम से दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। उनको कान के पीछे से ही एक स्किन का पीस लेके उसमें लगाना होता है जिससे वो हील हो जाता है, पेशेंट वापस बिल्कुल पुरानी तरह से सुन सकते हैं। रचना जी, मैंने एक केस देखा था, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि लोगों को ये क्वेरी होती है कि क्या ऐसा। एक बार एक ऑपरेशन हुआ था कान के पर्दा फटने का और एक हमारे यहाँ डॉक्टर हैं केवल रवानी जी यहाँ, उन्होंने सिगरेट का कोई वो पीछे का कवर होता है सिगरेट के, उसका वो लगाकर ऑपरेशन किया था। ये क्या था, ये मैं जस्ट पूछना चाह रहा हूँ। जी, पुराने टाइम में क्योंकि ना इस तरह की एडवांसमेंट नहीं थी, तो जो फेशिया या जो ग्राफ्ट हम लगाते हैं उस छेद को भरने के लिए, उस तरह की चीज़ अवेलेबल नहीं होती या जानकारी नहीं थी, तो सिगरेट पेपर का यूज़ हुआ करता था। जो छेद हो जाता है उसके नीचे उसको रखते थे और उसके ऊपर नॉर्मल स्किन ग्रो हो जाती थी, वो एक तरीका था हीलिंग का। पर आजकल क्योंकि साइंटिफिक एडवांसमेंट है, एंडोस्कोप्स अवेलेबल हैं, माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल हैं और पेशेंट का जो अपना टिश्यू होता है वो लेने से बॉडी में एक्सेप्टेंस हमेशा बेटर होती है, रिजल्ट्स बेटर होते हैं, तो आजकल हम इस तरह से करने लगे हैं। रचना जी, एक शब्द है फॉरेन बॉडी, जिसको मैं तो पहली बार सुना है मैंने। जब लोगों ने पूछा कि फॉरेन बॉडी के बारे में ज़रूर पूछिएगा, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फॉरेन बॉडी क्या होती है और ये इसका क्या है उस शाब्दिक को? जी, फॉरेन बॉडी का मतलब ये है कि कोई भी बाहरी वस्तु जो हमारे बॉडी के अंदर की चीज़ नहीं है वो हमारे बॉडी में जाके ठहर जाए और किसी ना किसी तरह की रुकावट करे। जैसे हम अक्सर सुनते हैं बच्चे ने नाक में मूंगफली डाल ली, चना डाल लिया, कोई और इस तरह की चीज़ डाल ली जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा डाल के भूल जाता है बताना, तो फिर उस नाक में इन्फेक्शन हो जाता है। हर थोड़े दिन में पेशेंट को लेके आएंगे कि नाक से जुकाम हो रहा है या नाक से ब्लीडिंग हो रही है, आप हमेशा सुनेंगे एक ही साइड से हो रहा है। तो ऐसे बच्चों में हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई ना कोई फॉरेन बॉडी रह गई होगी। मेरे लिए एक सरप्राइजिंग वाला था, मैंने देखा था एक रिमोट कंट्रोल जो कार होती है उसका रिमोट बच्चे ने नाक में फंसा लिया था। रिमोट तो नीचे लटक रहा था क्योंकि बड़ा था, बट उसका जो वायर था वो उसके साइड के बोन में ऐसे पूरा लूप हो गया था। तो हमने उसको निकाला और उसके बाद बच्चा ठीक हो गया। एक बच्चे के कान में पूरी की पूरी मछली चली गई थी, वो लोग गोवा घूमने गए थे और वहाँ स्विमिंग करके आए और उन्होंने शाम को यहाँ पहुंचे और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा कान बंद हो गया। हमने देखा कुछ शाइनी सा था, निकाला तो पूरी की पूरी मछली कान से निकली है। और जो सबसे डेंजरस होता है वो फॉरेन बॉडी ब्रोंकस, जो कि सांस नली में चला जाता है। अक्सर क्या होता है कि नाक में कोई फॉरेन बॉडी चली गई, घर वालों ने सोचा अच्छा थोड़ा सा दिख रहा है हम कोशिश कर लेते हैं, वो निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें वो पीछे पुश हो जाती है और पुश होकर सीधा नाक से कनेक्टेड सांस नली होती है। जब सांस नली में चली जाए तो वो इमरजेंसी हो जाती है, फिर पेशेंट को तुरंत ओटी में लेके हमें उसे निकालना पड़ता है। और ये बहुत चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि जो हम एनेस्थेटिस्ट होते हैं उनको भी ट्यूब डालना है पेशेंट को बेहोश करने के लिए, वो भी वहीं होगी और हमको काम भी वहीं उसी जगह में करना होता है। और इमीडिएटली अगर वो ना किया जाए तो पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। चलिए, आप जिसे फॉरेन बॉडी कह रहे हैं वो ये है कि कोई चीज़ बाहर की कान, नाक, गले में कहीं, कान में कहीं भी जाए तो वो उसको आप फॉरेन बॉडी कहते हैं। तो ये अगर इसका जैसे जाता है तो सबसे पहले जैसे ही जाए तो हमें प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? सिर्फ ये करें कि पेशेंट को कोशिश करके कुछ भी खुद निकालने की ट्राई नहीं करें। आप बेटर होगा कि डॉक्टर के पास ले जाएं और वो चेक कर लें कि नाक में है, कान में है, कहाँ है। हिस्ट्री से हम बता पाएंगे, जैसे नाक में चला गया तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस नली में चला गया तो वो बिल्कुल ब्रेथलेस हो जाएंगे, इस तरह से आपको पता चलेगा, खांसी आएगी। भोजन नली में चला गया तो उनको निगलने में दिक्कत होगी, कान में होगा तो उनको कान बंद सा लगेगा और उनको हियरिंग में प्रॉब्लम होगी। हम बेटर होगा कि खुद नहीं करें कुछ, क्योंकि फिर एक से प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। मित्रों, आपने देख लिया कि आपके सवाल का डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया है कि अगर कभी कोई बाहर की चीज़, जैसे कोई बच्चे ने सिक्का
मुंह में चला गया, कहीं और कोई ऐसी चीज़ खान पीन में ऐसी आ जाए जो चली जाती है अंदर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कान के अंदर मछली चली गई, ऐसे कान में नहाते समय बहुत सारी चीज़ें जो पानी में होती हैं, आपके स्विमिंग कर रहे हैं, आप सीखने जा रहे हैं, वहाँ हो सकता है वो आ जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको बता दिया गया है कि आप खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें और ज़्यादा होशियारी ना दिखाएं, ज़्यादा चमत्कारिक पद्धतियां ना अपनाएं और सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, वो आपका प्रॉपर इलाज करेंगे। इसके अलावा अगर कोई और आपकी बीमारी होती है तो आप सीधे डॉक्टरों से ही संपर्क करें। एक सवाल मैं लास्ट अंतिम में पूछना चाहूँगा जो मेरी क्यूरियोसिटी से है। आपके पास केस आता है जब एक्सीडेंट होता है और आदमी के नाक भी जख्मी हो गए, नाक, मुंह और कान तीनों के तीनों चपेट में आ जाते हैं, तो ऐसी भयंकर भयावह स्थिति के अंदर आप किस तरीके से उसको वो करती हैं? आपका जो डिपार्टमेंट होता है वो तो नीचे वाली हड्डियों को तो ठीक है, आपके हस्बैंड ठीक कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसके लिए आप क्या क्या करते हैं और किस तरीके की एक प्रॉब्लम्स आती हैं आपके लिए? सर आजकल क्योंकि हाई स्पीड व्हीकल्स बहुत हैं तो एकदम चकनाचूर चेहरा लेके पेशेंट कई बार आते हैं। हम उनका सीटी स्कैन करवाते हैं, अपने यहाँ हॉस्पिटल में सीटी स्कैन है और उसके साथ 3 डायमेंशनल रिकंस्ट्रक्शन भी है, जो चेहरा होना चाहिए उसकी उस तरह की बनावट करके हमको दिखाते हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ फ्रैक्चर है, वो जगह पर हैं या जगह से खिसके हुए हैं। फ्रैक्चर्स हों लेकिन डिस्प्लेस नहीं हो तो कई बार हम उनको कंजर्वेटिवली भी ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर कोई ऐसा फ्रैक्चर है जो जगह से हट गया है या उसकी वजह से पेशेंट को देखने में दिक्कत है या चबाने में दिक्कत है, मुंह खोलने में दिक्कत है, तो ऐसे पेशेंट्स को हमें ऑपरेट करना पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमें एक पेशेंट को ऑपरेट करना पड़ा जिसके चेहरे पर 15 फ्रैक्चर्स थे। हमने करीब 8-10 प्लेट लगाई, बाकी कंजर्वेटिवली ट्रीट किया। पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है, वो मुंह से नॉर्मल खाना खा पा रहे हैं। डॉक्टर रचना, आप बॉम्बे की रहने वाली हैं और मित्तल हॉस्पिटल अजमेर में है। हो सकता है कि आप तरक्की की दृष्टि से अगर सोचती, यही सवाल मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा था कि आप इतने अच्छे डॉक्टर, इतने अच्छे शल्य चिकित्सक हैं, तो आपने कभी अजमेर से बाहर जाने की नहीं सोची? आपको क्यों ये लगता रहा? क्योंकि मैं आपको लगभग 15 साल से तो जानता ही हूँ कि जब से ये हॉस्पिटल खुला है तब से आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों यहीं आए और यहीं आपने सेवाएं दी और आप अब तक यहाँ हैं, टिके हुए हैं। आपने तरक्की के लिए आसमान नहीं देखा, आपको जो मित्तल हॉस्पिटल में दिखता रहा वही रहा। इसकी कोई खास वजह है क्या? हम एक तो पेरेंट्स के लिए यहाँ आए थे, वो यहाँ रहना चाह रहे थे तो हम उनके साथ रहना चाहते थे। दूसरा, हमें जब हम यहाँ आए तो ऐसा लगा कि बहुत अच्छा स्कोप है इस सिटी में ग्रोथ के लिए, बहुत सारा काम करने के लिए, और सीखने की तो कोई लिमिट नहीं है। जब हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ नई आ रही है, हमें सीखना है, तो हम जाके फेलोशिप या ऑब्जर्वरशिप करते हैं, अच्छे डॉक्टर से सीख के आते हैं। लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहीं के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो आप अजमेर के लिए काम करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि मित्तल हॉस्पिटल में आपके डिपार्टमेंट संबंधी क्या क्या सुविधाएं हैं जो पब्लिक को दी जा सकती हैं या दी जा रही हैं? आप संतुष्ट हैं उससे? हाँ जी, मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ। प्रोग्रेस के लिए हमेशा, एडवांसमेंट के लिए हमेशा स्कोप होता है। जैसे जैसे नई मशीन्स आती हैं हम भी कोशिश करते हैं कि नई मशीन्स लाएं, पर हर वर्ल्ड लेवल की जो भी सर्जरीज हैं एट पार हम भी सारा काम कर रहे हैं। जैसे आजकल नई वॉइस सर्जरीज आई हैं, ब्रेन ट्यूमर्स की एंडोस्कोपिकली सर्जरी होती है, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरीज होती है, मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज होती है, ये सभी काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि आपका मित्तल हॉस्पिटल अजमेर में है और उसमें ऐसी रचना जैन जैसी डॉक्टर हैं, दीपक जैन जैसे डॉक्टर हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। सारी सुविधाएं वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल के अंदर हैं। तो आप ये ना सोचें कि आपको कहीं किसी बड़े शहर में जाना है। सबसे पहले आप अपने हॉस्पिटल में, अजमेर के हॉस्पिटल्स में जाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मित्तल हॉस्पिटल में जाएँ, किसी भी जाएँ, यहाँ सुविधाएं हैं। लेकिन जैसा आपको बताया गया है कि मित्तल हॉस्पिटल में वर्ल्ड लेवल की सारी सुविधाएं हैं, तो आप एक बार पहले यहाँ कंसल्ट करें। फिर आपको अगर लगता है कि नहीं, यहाँ हमारा हमसे बेहतर कहीं कुछ हो सकता है, तो आप स्वतंत्र जाने के लिए। तो आपने आज रचना जैन को सुना। रचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सारगर्भित अपनी बातें दर्शकों के सामने रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।